मैं अदिति त्यागी और इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है उज़ैर यूनुस। और बड़ी बात उनके बारे में ये कि वैसे तो वो बिजनेस एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो इंडियन मार्केट और पाकिस्तान मार्केट दोनों को इनसाइड आउट जानते हैं और जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन्हें भारत में बिजनेस करने में मदद भी करते हैं। यानी इकोनॉमी के तौर पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो उज़ैर एक बहुत ही क्रेडिबल वॉइस है और इस वक्त हमारे साथ हैं। उज़ैर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने टाइम निकाला है अपने बिजी स्केड्यूल से। थैंक यू फॉर दैट। Thank you for the invitation. उज़ैर, मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें और अपने इस पसंदीदा चैनल को अपने सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स में भी जरूर शेयर करें प्लीज। तो उज़ैर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप यूएस में बैठे हैं, आप इंडियन एंड पाकिस्तानी मार्केट में स्पेशलाइज करते हैं। अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट के कंपैरिजन पर आऊंगी, लेकिन ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर की स्टेट विजिट चल रही है, आपको क्या लगता है अमेरिका और इंडिया को क्या करीब लेकर आया है? देखें, इस पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करीब लेके आई हैं। एक तरह से अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो सिविल न्यूक्लियर डील के बाद से एक तरह से डेवलपमेंट हुई, रिलेशनशिप जो है वो गहरी होती नज़र आई हमें। 2014 के बाद उसमें तेज़ी आई एक तरह से, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने, फिर वो अमेरिका आए, उन्होंने यहाँ मुलाकातें की, बिजनेस से मीटिंग्स की और इंडिया की इकॉनमी जो आगे बढ़ने लगी तो उससे एक इंटरेस्ट जो है अमेरिका के इन्वेस्टर्स में हमने देखा। लेकिन कोविड के बाद एक तरह से इसमें बहुत तेज़ी आई और तेज़ी की वजह ये थी कि कोविड के दौरान दुनिया ने देखा, बिलखुसूस अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों ने देखा कि एवरीथिंग इन द चाइना बकेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। रिस्क बहुत ज़्यादा है और जियोपॉलिटिकली भी रिस्क ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर चाइना बंद हो जाता है ज़ीरो कोविड लॉकडाउन की वजह से या कुछ और हो जाता है तो सप्लाई चेन में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो वो दुनिया भर में देखने लगे कि अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाए, कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, जो कि जिसे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। तो मेक्सिको और इंडिया इस पे नंबर 1 और नंबर 2 पे आए। मेक्सिको इसलिए क्योंकि पड़ोस का मुल्क है, नाफ्टा का पार्ट है, और इंडिया इसलिए क्योंकि उसकी एक इन्वेस्टमेंट्स की जो पोटेंशियल है वो लोगों को नज़र आने लगी, रिफॉर्म्स होने लगे और उसकी वजह से बेसिकली एक तरह से चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड चाइना एक तरफ, और उसके साथ साथ दुनिया की इकोनॉमी में जो चेंजेस आई उसके अंदर रिकग्निशन के इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर ग्लोबल सप्लाई चेन, उसने जो है अमेरिका को और भारत को एक दूसरे के करीब बड़ी तेजी से खींचा है। उज़ैर, अगर आपसे ये समझना चाहूं कि किसको किसकी ज्यादा जरूरत है रिश्ते में, अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है या आपको लगता है भारत को भी अमेरिका की उतनी ही जरूरत है? आई थिंक बराबरी की ज़रूरत है और ये बराबरी हमें नज़र भी आती है दोनों मुल्कों के एक्सचेंज के दरमियान। कभी कभार ऊंचाई होती है, कभी कभार थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतनी तरह जानते हैं, लेकिन एक तरह से थोड़े बहुत इंटरेस्ट अभी मिलाप पूरा नहीं हुआ। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भारत को ज़रूरत है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की, अमेरिकन कंपनीज की जो आए, इन्वेस्ट करें, मेक इन इंडिया करें और इंडिया में जॉब्स क्रिएट करें और एक्सपोर्ट करें वहां से बना के। तो हमने देखा काफ़ी सारी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। अभी प्रधानमंत्री जो है वो इलॉन मस्क से भी मिले कल न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये एक ड्राइव है इस तरफ। और दूसरी तरफ अमेरिका को ज़रूरत है इंडिया की, क्योंकि अमेरिका इंडिया को देखता है एक तरह से एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, नॉट ओनली इन द रीजन मिलिटरीली बट ग्लोबली इकोनॉमिकली, कि अगर इंडिया आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, मैन्युफैक्चर ज़्यादा करेगा, तो अमेरिका की जो रिलायंस है चाइना के ऊपर सप्लाई चेन के लिहाज से वो कम हो जाएगी। तो ये बड़ा जो है एक तरह से दोनों का एक एक मिलाप हुआ है। इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है अदिति, वो ये कि काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं वो अमेरिका में अब यहाँ रहते हैं और इसको अपना मुल्क मानते हैं। तो एक कल्चरल डायस्पोरा का जो कनेक्ट है ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। हम अगर बात करें इंग्लैंड अमेरिका की या यूरोप अमेरिका की स्ट्रेटेजिक स्पेशल रिलेशनशिप की, इसकी एक जो बड़ी वजह है, जो फाउंडेशन है, वो ये कि कल्चरल कनेक्शन है। तो अब इंडिया का भी एक तरह से कल्चरल कनेक्शन है, इंडियंस का कल्चरल कनेक्शन है ज़्यादा, रशिया से कम, अमेरिका से ज़्यादा, राइट? तो वो जो है एक एक मोमेंटम क्रिएट करता है डायस्पोरा के अंदर,
डायस्पोरा जो कि सियासी तौर पे भी इन्वॉल्व है, वॉशिंगटन की सियासत में भी, दिल्ली की सियासत में भी, तो वो भी चाहते हैं कि दोनों मुल्क एक साथ आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें दोनों का फायदा है। आपने एक बहुत अच्छा ये जो इंडियन डायस्पोरा का जो पॉइंट उठाया, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो एक एक जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कोलैबोरेशन के लिए जो एरियाज है, वो आपको कहाँ पर दिखाई देते हैं जहां पर दोनों के लिए ही इक्वल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो? जी, देखें इसके अंदर 2-3 बड़े सेक्टर्स हैं। ब्रॉड मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें, यानी कि हम्म। उस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो कि चाइना में हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा, मसलन टॉयज़ हो गया, टॉय मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव भी है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। पेट्रोकेमिकल्स इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन फिर आपने मोल्ड्स बनाने हैं, आपने और सारी चीज़ें करनी हैं। वो इंडिया में अगर इंडस्ट्री लगे, तो उसकी वजह से जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उसकी कंसंट्रेशन इस वक्त चाइना में है। तो हम्म। दोनों मुल्कों का मानना है कि ये एक पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल ऑन द इंडियन साइड। इसी तरह हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखा, फिशरीज के अंदर फॉर एग्जांपल उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स का अगर हम चार्ट देखें गूगल करके, तो वो एक्सपोनेंशियल है, बड़ा स्काई रॉकेट किया है पिछले कई सालों के अंदर। अमेरिका में बड़ा इंपोर्ट किया जाता है सी फूड, तो उसका आ जाता है। तो ये तो एक तरह से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और वहाँ डायस्पोरा का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए क्योंकि अमेरिकन जो इंडियंस जो अमेरिका में आए, टेक्नोलॉजी सेक्टर हम्म। में गए, सिलिकॉन वैली में काम किया, वो सारे उस कटिंग एज सेक्टर के अंदर हमें नजर आते हैं, इंजीनियरिंग साइड पे। तो अब और इंडिया के अंदर आईआईटीज भी हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं टेक्नोलॉजी की। तो हमने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट देखी हैदराबाद के अंदर, बेंगलोर के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर, जहां यूएस टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है ऑन द कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साइड। और एक तरह से इसके अंदर मैं ये भी कहूँगा कि जब मैं डीसी में लोगों से बात करता हूँ, तो कुछ चीज़ों में वो ये मानते भी हैं कि अमेरिका आगे होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में भारत भी आगे है। फॉर एग्जांपल, भारत का जो यूपीआई है, वो अमेरिका में माना जाता है एज बीइंग बेटर देन एंड मोर एफिशिएंट देन द करंट सिस्टम जो अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज का इंस्टेंट पेमेंट्स के लिहाज से। तो एक वो भी एंटिसिपेशन है कि अगर एक इंजीनियरिंग टैलेंट है भारत के अंदर जो कि 1 बिलियन लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकता है एट स्केल, तो उसका हम्म। फायदा ना सिर्फ अमेरिका को होगा, बल्कि मोर इम्पोर्टेंटली ग्लोबल साउथ के जो छोटे ममालिक हैं, सब सहारन अफ्रीका हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, उनको भी इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और शायद वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी लेना ना चाहें, क्योंकि वो शायद महंगी हो, चाहे वो रेलेवेंट ना हो उन देशों के लिए। तो वो फिर भारत का एक रोल बन जाता है उसके अंदर, और अमेरिका उसके अंदर भी बड़ा सपोर्टिव है कि अमेरिकन इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट्स कैन वर्क टुगेदर। And then, of course, the bleeding edge side of this, or even higher on the spectrum, are things like artificial intelligence and quantum computing, जिसके अंदर कोशिश की जा रही है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो हम्म। रिसर्चर्स हैं, वो मिलके इस पे काम करें, क्योंकि दैट्स द फ्यूचर वेव ऑफ इनोवेशन, जिसके अंदर अगेन अगर मिलके काम करेंगे, तो एक चाइना का एलिमेंट है कि टेक्नोलॉजी हमारी साथ होनी चाहिए, एक ये है कि दोनों मुल्कों का एक तरह से फ़ायदा होगा, उनके लोगों का फ़ायदा होगा और रिसर्च का काम आगे बढ़ेगा। अभी आपने कई बार चाइना का जिक्र किया। मैं यूएस की कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ, एक तो वो बैलेंस करना चाह रहा है, और खाली यूएस नहीं, आपने जिक्र किया कि कैसे दुनिया चाहती है कि एक काउंटर बैलेंस हो। लेकिन अमेरिका चाइना के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को एकदम ऐसा नहीं कि उसने उस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है। अभी एंटनी ब्लिंकन थे, उन्होंने कई बड़े स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो इंडिया के साथ टाइज है वो व्यापारिक है, जिसे लेकर एक सर्टेन सेक्शन था इंडिया में, इसमें काफी गुस्सा भी दिखा। अमेरिका और भारत का साथ आना, ये चाइना के लिए कितना वरीसम है? और ये देखते हुए भी, जैसे कि अभी आपने टॉय इंडस्ट्री का जिक्र किया, या फिर एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब आल्सो, चाइना इसे लेकर कितना वरीड आपको दिखाई देता है? आई थिंक इस वक्त इतना वरीड नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है थ्रेशोल्ड जो गैप है जिसको फिल करना है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम देखें चाइना के एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो एक गैप है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में बहुत बड़ा गैप है। भारत खुद भी पिछले 2 सालों में काफ़ी कोशिश की कि चाइना से आने वाले जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर किसी तरह कंट्रोल किया जाए, लेकिन हमें उसमें भी दिक्कत नज़र आती है कि इतना आसान नहीं है, कैपेसिटी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो मुझे नहीं लगता इस वक्त इतना वरीड है चाइना कि ये इतनी तेजी से करीब आएंगे, तो अगले 2 साल में 3 साल में जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। इस पे अभी टाइम लगेगा। और इसके अंदर सिर्फ अमेरिका और भारत शामिल नहीं है। एक चीज मैं जब पाकिस्तान और भारत दोनों की मीडिया कवरेज देखता हूँ, तो एक तरह से मुझे हैरानी होती है कि लोग भूल जाते हैं जापान का जिक्र करना। तो जो क्वाड की अलायंस है, या जो स्ट्रक्चर है क्वाड का, जिसके अंदर जापान भी शामिल है, वो ऑस्ट्रेलिया भी है। शुरुआत उसकी शुरुआत जापान ने की थी। शिंजो आबे ने, जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने की थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलके। तो अमेरिका उसमें आगे नहीं था। जापान का भी एक पर्सपेक्टिव है, और ऑफ कोर्स जापान और भारत के बहुत पुराने, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, तो उस पे भी काम आगे चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, भारत हो गया, ये सारे एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें ऑफ कोर्स चाइना को थ्रेट फील होती है, और वो नजर भी आती है उनकी स्टेटमेंट्स के साथ। लेकिन इस वक्त हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां एक तरह से थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए। अभी तमाम पार्टीज का मानना, स्पेशली भारत और अमेरिका का मानना ये है कि हमारी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। हम जानते हैं कि इस पे मसाइल भी आगे आएंगे और कुछ टेंशन भी क्रिएट होगी, लेकिन मोमेंटम आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी में ही दोनों देश का फायदा है। अभी आपने बोला कि आगे टेंशन्स होंगी। किस तरह के चैलेंजेस आपको लगता है कि इंडो यूएस रिलेशंस में आएंगे, और किस तरह से उन चैलेंजेस के लिए दोनों कंट्रीज इस वक्त आपको प्रिपेयर्ड दिखाई देती हैं? जी देखिए, इस पे दो बड़े पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन होंगे, और ये पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन जो है एक तरह से एग्जैजुरेट होंगे मेरे नज़दीक। अगर बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे नहीं, एग्जैजुरेट होंगे। इसलिए क्योंकि भारत भी और अमेरिका भी एक तरह से डेमोक्रेसी हैं, दोनों ममालिक। डेमोक्रेसी में फिर शोर शराबा भी थोड़ा होता है, थोड़ी सी पॉस्चरिंग भी होती है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ पसंद आती हैं लोगों को एक दूसरे के बारे में। तो जैसे हमने देखा कि कुछ महीनों पहले भारत के एक मिनिस्टर ने अमेज़न को कहा कि ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो उस पे काफ़ी नापसंद किया अमेरिकी इन्वेस्टर्स ने कि भाई हम तो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप हमारी कंपैरिजन एक कॉलोनियल राज से कर रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं। हमने तो आपको कॉलोनाइज भी नहीं किया था, वो तो अंग्रेजों ने किया था, तो हम अंग्रेज तो नहीं है। तो उस पे लोग बुरा मान जाते हैं। भारत के अंदर फिर जब अगर अमेरिका से कोई स्टेटमेंट आती है, स्टेट डिपार्टमेंट देता है या कोई और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन देती है इन टर्म्स ऑफ कंसर्न्स ओवर अथॉरिटेरियनिज्म या माइनॉरिटीज के ऊपर या कोई और न्यूज़ के ऊपर, तो उस पर भारत के अंदर लोग रिएक्ट करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, किसी भी रिलेशनशिप में ऊंच नीच चलती है, लेकिन जो लॉन्ग आर्क ऑफ मोमेंटम है वो आगे लेके जाएगा, दोनों ममालिक को एक साथ लेके आएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी, इसमें थोड़ी तल्ख कलामी, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, वो भी होगी, शार्प एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होगा। लेकिन दोनों दिल्ली के अंदर और वॉशिंगटन के अंदर एक क्लैरिटी है अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड। ये भी एक अच्छी बात है इसके अंदर। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, बीजेपी हो या कांग्रेस, आप अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट सुने तो एक क्लैरिटी नजर आती है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना इन सब का काम है, और उसके अंदर सब आगे बढ़े, और बिजनेस कम्युनिटी भी इसके अंदर शामिल है। अभी आपने जो शब्द यूज किया, मुझे लगता है वो की है चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, कि बिजनेस, और जैसे बोलते हैं ना, पैसा पैसा सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा रुपया है, और वही शायद ग्लू का काम करता है। एक तरह से मैं ग्लू नहीं कहूंगा इसे, मैं कहूंगा कि वो जो है एक तरह से इंसेंटिव क्रिएट करता है, कि जब आपकी एक रिलेशनशिप हो जो बेस्ड हो उधार के ऊपर या असिस्टेंस के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, और उसमें घाटे का सौदा हो, असल में पैसा नहीं बन रहा हो लोगों का, तो फिर वो इंसेंटिव नहीं होता। फिर आप परेशान ही रहते हैं कि यार ये फिर कोई मसला आ गया, बैलेंस करो, ये करो। लेकिन जब व्यापार होता है, जब इन्वेस्टमेंट होती है, जब ट्रेड होती है, तो उसमें फिर एक इवेंचुअली लॉबी एक बन जाती है दोनों मुल्कों के अंदर, जो कहती है कि यार ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, इसमें जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली इसमें दोनों मुल्क के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि देखिए, अगर डेमोक्रेसी में एक ये भी होता है ना कि जब फॉरेन पॉलिसी डिबेट होगी तो फिर डेमोक्रेसी के अंदर जो लोकसभा में लोग बैठे हैं या जो लोग कैपिटल में बैठे हैं, वो कहेंगे कि भाई प्लस माइनस दिखाओ इस रिलेशनशिप का। तो आप कहेंगे कि जी ये चीज़ भारत में बन रही है क्योंकि अमेरिकन ने इन्वेस्ट किया, अमेरिकन कहेंगे ये चीज़ हम भारत से ले रहे हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, और डायस्पोरा भी है, वो कंपनीज में भी काम करते हैं, वो मैनेजर्स भी हैं, हमें बटर चिकन भी बड़ी पसंद है।
तो वो सारी चीजें जो हैं आगे लेके जाती हैं एक रिलेशनशिप को, और ये बड़ा जरूरी होता है इसके अंदर। इंटरेस्टिंग है, आपने बहुत ह्यूमरस तरीके से ह्यूमर के साथ ये बात रखी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहलू जो आपके प्रोफाइल का है वो है कि आप इंडियन मार्केट में भी विदेशी कंपनियों की हेल्प करते हैं और आप पाकिस्तानी मार्केट में भी विदेशी कंपनियों की हेल्प करते हैं। दोनों कंट्रीज का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर मैं खाली इंडिया की बात इस वक्त आपसे करूं, पहले इंडिया में जब आप निवेश लेकर आते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज की हेल्प करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? क्या बीते 10 सालों में, 8 सालों में आपको कुछ बदलाव दिखाई देता है? पिछली गवर्नमेंट से नरेंद्र मोदी, क्योंकि आपने जिक्र किया शुरुआत में ही कि नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने बिजनेस को तरजीह देना शुरू किया, उनके विजिट्स बढ़ गए, तो क्या चेंज आपको दिखाई देता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चेंज जो मुझे दिखाई दिया वो ये था कि किसी भी मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर जाता है तो बड़ा मुश्किल काम होता है उसकी ब्यूरोक्रेसी से नेविगेट करना, उसकी पॉलिसीज को समझना। भारत में दो अच्छी चीज़ें हुई इसके लिहाज से। एक ये कि सरकार का एक पर्सपेक्टिव था कि हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। कुछ चीज़ें टाइम पे नहीं हो, शायद कुछ चीज़ों में उतार चढ़ाव हो, लेकिन फिलॉसफी थी कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। तो जब इन्वेस्टर आता था वो अपनी बात करता था, बताता था कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है, ये पॉलिसी ऐसे हो सकती है। तो एक ओपनिंग थी कि आप आके अपनी बात करें, और वो अगर वैलिड बात होगी तो उससे सुनवाई होगी और फिर उसके ऊपर काम होगा। कभी धीरे से काम होगा, कभी जल्दी से होगा, विच इज़ नॉर्मल। तो कंसिस्टेंसी ने बड़ा इनकरेज किया लोगों को। और दूसरी चीज़ ये हुई कि अगर एक कंपनी आए और वो बड़ा क्लियरली अपना केस बताए कि भाई इसके अंदर हमारा भी फ़ायदा है क्योंकि हम भी कैपिटलिस्ट हैं, हमें भी नफ़ा बनाना है, लेकिन इसमें आपका भी ये फ़ायदा है। मैंने आपको टॉयज़ की बात की, तो टॉयज़ के अंदर हमने स्पेशली देखा कि एक प्रधानमंत्री ने खुद इस पे इनिशिएटिव लिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लान बनाया, उसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है, कुछ स्लो हुआ है। लेकिन जब वो एक कमिटमेंट होती है कि विन-विन आउटकम पे हम बात करेंगे और उसके अंदर आपने भी कुछ देना है और हमने भी कुछ देना है, तो ये एक बड़ी चेंज नज़र आई एटीट्यूड के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो गई। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जो है वो हर मुल्क में होता है, और इंडिया में कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेसी है, उसके एक अपने चैलेंजेस हैं, आप भी इसको जानती हैं, वो नेविगेट करने के। लेकिन जब ऊपर से एक पर्सपेक्टिव हो कि आपने इनकरेज करना है इन्वेस्टमेंट को, तो मुझ जैसे लोगों का काम आसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमें मालूम होता है कि बात अगर ठीक तरह समझाई जाएगी और वैल्यू दिखाएंगे तो उस पे फिर सबका ही फायदा होगा और काम आगे बढ़ेगा। सो ये इंटरेस्टिंग है कि आपने ये कहा कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, लेकिन क्योंकि टॉप से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है, तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक जिसको स्ट्रैंगल होल्ड कहते हैं, वो अब लूजन अप होती जा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान जहाँ आप पैदा हुए, अभी आप इंडिया भी आए थे और कुछ महीनों पहले, और आप अपने घर भी गए। उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइएगा, और जो आपका बाय बर्थ घर है, यानी जो पाकिस्तान है, वहाँ की इकोनॉमी जिस तरह से बिखरती दिखाई देती है उज़ैर, उसके लिए आपको क्या वजह दिखाई देती हैं, या क्या आप समझते हैं? क्योंकि बीते दिनों में लोगों ने ये भी पढ़ा और देखा कि गधे ही बेचे जा रहे हैं, गधे पाले जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान नियाज़ी के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जिसमें वो कहते थे कि जानवर पाल लेंगे और इन्हीं से इकोनॉमी को चलाएंगे। उस सब पर आपके इनसाइट्स क्या है? जी, पहले तो मैं इंडिया जब इस दफ़ा गया तो एक था कि गुजरात में साउथ ऑफ जूनागढ़ मेरा ननियाल भी है, ददियाल भी है, तो वो देखने का मौका मिला। तो बड़ी खुशी हुई, लोगों को मैंने बताया। मैंने कोशिश की कि मैं अपने दादा और नाना की बर्थ सर्टिफ़िकेट ढूँढूँ, तो पुराने रिकॉर्ड्स थे गुजराती में लिखे हुए, लेकिन एग्ज़ैक्ट जो है वो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिल सका। लेकिन मैंने फाइलें देखी और उसमें गुजराती में सबके नाम भी लिखे हुए थे, काफ़ी सारे लोगों के। तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि आप जाते हैं, और मेरी उम्मीद यही है कि और लोग इस तरह जा सकें, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के घर और पुराने जो उनके मेमोरीज हैं वो वहाँ मौजूद हैं आज तक। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और प्रोग्रेस भी देखने को मिला भारत के अंदर के डिजिटल पेमेंट्स मुझे हर जगह नज़र आई। पान वाला भी डिजिटल पेमेंट्स लेता है, लस्सी वाला भी डिजिटल पेमेंट्स लेता है, तो एक तरह से मोमेंटम जो है आपको नज़र आता है। और ये बात फिर मैंने पाकिस्तान जाके लोगों से भी कही कि एक तरह से हम अगर पाकिस्तान और भारत को देखें तो मसले वही हैं, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, वुमेन्स राइट्स का इशू है। ये
ये चीज़ें जनरेशंस लगती हैं इनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन पहले आपको ज़रूरी काम ये होता है कि एक तरह से आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो रिकग्नाइज करे इन चैलेंजेस को और फिर सॉल्व करना शुरू करे। तो मैं जब इंडिया जाता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि यस देयर आर मेनी चैलेंजेस दैट वी कैन टॉक अबाउट, लेकिन एक तरह से लीडरशिप अक्रॉस द बोर्ड एक पर्सपेक्टिव है कि हमने प्रोग्रेस की तरफ, आगे की तरफ देखना है और अपने मुश्किल मसाइल से आगे निकलना है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में उस तरह से वो स्टेबिलिटी हमें नजर नहीं आती। कभी कोई लीडर एक बात करता है, कभी कोई लीडर कुछ और बात करता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है या कोई और अनसर्टेनिटी आ जाती है। और भी बड़े मसाइल हैं सिक्योरिटी के और इकोनॉमिक सर्टेनिटी के। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया में हमें नज़र आता है, मुझे नज़र आता है कि एक कंसिस्टेंसी है पॉलिसी की, पाकिस्तान में वो आपको नज़र नहीं आती। तो मैं हमेशा पाकिस्तानियों को यही कहता हूँ, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस वर्किंग एंड लुकिंग एट द इंडियन इकोनॉमी, कि आप अगर 5-10 साल एक तरह से स्टेबिलिटी दे के आहिस्ता आहिस्ता भी आगे चलें तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंड देन ऑफ कोर्स अगर इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड होने लग जाए तो उसमें तो और भी ज़्यादा फायदा है। मैं एक आपको एग्जांपल इसका दे देता हूँ। पिछले साल पाकिस्तान में सैलाब आए, उन सैलाब की वजह से प्याज और टमाटर की प्राइसेस बहुत ऊंची चली गई थी, उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। उसी टाइम पे अगर आप गूगल में अपना सर्च लिमिट करें तो आपको नजर आएगा कि महाराष्ट्र का किसान जो है वो अपना टमाटर और प्याज जो है वो फेंक रहा था क्योंकि प्राइस बहुत नीचे चली गई थी। तो क्या ये बेहतर नहीं होता पाकिस्तान के कंज्यूमर के लिए और महाराष्ट्र के किसान के लिए कि वहाँ की जो सस्ती प्याज है वो यहाँ ला के बेच दी जाती जहाँ महंगाई हुई हुई थी। लेकिन कभी कभार हम जो है वो इन बेसिक चीज़ों को नहीं सोचते दिल्ली और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठ के। लेकिन अगर सोचें तो इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। और एक मेरी तरह एक प्रिविलेज है कि मैं वाशिंगटन में बैठा हूँ, दिल्ली भी जा सकता हूँ, इस्लामाबाद भी। तो वो देख के फिर कंपैरिजन करके कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में लोगों को समझाया जाए कि एक तरह से पॉलिसी सर्टेनिटी और आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ने में बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपने ज़िक्र किया कि आपने पाकिस्तान भी आप गए और आपने सारी बातें रखी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर मैंने कई एक्सपर्ट्स से बात की है उज़ैर, और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखाई नहीं देते। लेकिन क्योंकि आप इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, आप इस बात को कैसे देखते हैं? जैसे एक तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया और यूएस जो है, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान का एक तरीके का अलायंस है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार कर्जे में डूबता चला जा रहा है। ये जो पोजीशनिंग है, अगर मैं इसे जियोपॉलिटिकली एक बिजनेस एक्सपर्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से मतलब मैं समझना चाहूँ, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? जी देखिए, स्ट्रेटिजिकली तो पाकिस्तान और चीन जो हैं वो काफ़ी करीब आ रहे हैं और तेज़ी से करीब आ रहे हैं। मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान का बेहतर रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हो क्योंकि मैं इस देश में रहता हूँ। लेकिन एक स्ट्रेटिजिक पॉस्चर है चीन के साथ, वो आगे बढ़ रहा है, उसको स्लो डाउन करना एक तरह से मुश्किल है। लेकिन स्लो डाउन करने का एक ही तरीका है और वो है कि आप अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट देखें पाकिस्तान की, तो उसका झुकाव जो है वो चीन की तरफ नहीं है, उसका झुकाव यूरोपीय यूनियन, जीसीसी कंट्रीज और स्पेशली अमेरिका की तरफ है। जैसे कि इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल होता है, इसी तरह पाकिस्तानी डायस्पोरा भी अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल है। तो मैं लोगों को फ्रीक्वेंटली ये कहता हूँ कि आप अगर चंडीगढ़ और लाहौर के अंदर एक लाइन खोलें, 2 लाइन खोलें, फ्री चाइना का वीज़ा, फ्री रशिया का वीज़ा और फ्री अमेरिका का वीज़ा, तो सबसे ज़्यादा लंबी लाइन आपको दोनों देशों के अंदर अमेरिका की तरफ ही नज़र आएगी क्योंकि लोग वहाँ जाना चाहते हैं और यहाँ आके साथ रहते भी हैं। इंडियंस पाकिस्तानी क्रिकेट भी साथ खेलते हैं, मैचेस भी एक दूसरे के साथ देखते हैं, कल्चरली भी एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। तो पाकिस्तान में अगर प्रोग्रेस करना है तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना होगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट वही है जो भारत की है, जापान, जीसीसी, यूरोप, अमेरिका। तो उस हिसाब से एक एक फाउंडेशनल एलिमेंट है जहां पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप डीपन करें यूरोप और अमेरिका के साथ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, अपने मसाइल में इतना जकड़ा हुआ है कि वो बाहर की तरफ देख नहीं रहा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और उस तरह उसने किस तरह अपनी पोजीशनिंग रखनी है। तो एक ये जो इन फाइटिंग का दौर चल रहा है इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर बिलखुसूस, वो जब थोड़ा सा ख़त्म होगा तो मुझे लगता है कि सीनियर माइंड्स विल प्रिवेल और लोग देखेंगे कि इवेंचुअली इकोनॉमिक्स, ट्रेड, एक्सपोर्ट्स ही फ्यूचर है किसी भी कंट्री का और वो मार्केट जो है वो वेस्ट की मार्केट्स हैं।
डू यू सी दैट हैपनिंग इन नियर फ्यूचर? आपको लगता है ये जल्द होना मुमकिन है? आई थिंक मैं खुद भी, जैसे आपने कहा, काफ़ी सारे लोग आप जिनसे बात करती हैं वो इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, मैं भी इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो क्लैरिटी जो है रूलिंग एलीट में इस वक्त नज़र नहीं आ रही। लेकिन उसकी सिल्वर लाइनिंग एक तरह से ये है कि जो रूलिंग एलीट है पाकिस्तान की इस वक्त, वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। तो एक तरह से जनरेशनल शिफ्ट हमें 5 से 10 साल में नज़र आएगा, तो उम्मीद हम यही लगाए बैठे हैं कि यंगर पीपल will think a bit differently than their predecessors. One hopes and one can hope about that. लेकिन जो इस वक्त मसला है ना, वो काफ़ी जो है मुश्किल है, और इस पे हम अभी तक, एटलीस्ट मुझे वो साइंस नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग क्लास है वो सीखने को तैयार है अभी तक। थैंक यू सो मच उज़ैर। आपने डिटेल में जाकर ना सिर्फ इंडो यूएस रिलेशंस पर बात की है, ना सिर्फ जो दोनों देशों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं उन पर बात की है, बल्कि जियोपॉलिटिकली भी भारत और अमेरिका की क्लोज आने का क्या मतलब है चाइना और पाकिस्तान के लिहाज से, वो भी आपने एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने वक्त हमें दिया। थैंक थैंक यू, यू एंड शुक्रिया नमस्कार। बहुत बहुत।